फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पर मैं मंजूषा तिवारी फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अपने फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसके फर्स्ट पार्ट को मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसके सेकंड पार्ट को आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर चली आती हूँ। देखिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें बात हुई थी विद्युत आवेश की और कूलाम के नियम की। पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाए गए थे कूलाम के नियम। जिसने पिछली क्लास के वीडियोज नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पिछली क्लास के वीडियोज देखें, फिर उसके बाद उनको ये क्लास के वीडियोज अच्छे से समझ में आएंगे टॉपिक। तो पिछली क्लास में आपको बताए गए थे कूलाम के नियम जो कि आए थे क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीन्स आपको बोला गया था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको बताया गया था कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। देखिए, ये स्थिर आवेश है Q1 और ये है Q2। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा? इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये पिछली क्लास में आपको बताई गई थी। तो देखिए, यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं K, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है? K परावैद्युतांक माध्यम कहलाता है। देखिए, K क्या है? परावैद्युतांक। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होती है तो जानते हैं इसकी वैल्यू को। देखिए, K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है और इसी की वैल्यू कितनी मानी जाती है? K इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैल्यू किसकी हो गई? K की। तो यही वैल्यू हम क्या करते हैं, उठाकर पुटअप कर देते हैं इसमें। तो देखिए, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आया क्या? कूलाम है विद्युतशीलता पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो पदार्थ में उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र के विरोध का, उस पदार्थ द्वारा विरोध का माप को प्रदर्शित करता है। तो जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता। इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, आइए जान लेते हैं विद्युतशीलता की क्या वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि ये तो निर्वात की विद्युतशीलता हुई। अब हम बात करते हैं यदि निर्वात के अलावा भी यदि कोई और माध्यम आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ एप्सिलॉन नॉट है इसके साथ साथ मान लीजिए एक अन्य माध्यम भी आ जाए। कोई भी माध्यम आ सकता है, जैसे मान लीजिए पानी को ही हम ले लें, कांच को ही ले लें, तो ये क्या है? अन्य माध्यम है। तो उस वक्त क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। R क्या है? एप्सिलॉन R। ये दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इसको हम क्या मान सकते हैं? एप्सिलॉन क्या, यहाँ एप्सिलॉन क्या है? ये है अहम माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, जबकि एप्सिलॉन R क्या है? ये माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है, जैसे परावैद्युतांक की बात हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? कूलाम बल है। ठीक है, किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में ये क्या है? कूलाम बल। अब मान लीजिए कि किसी अन्य माध्यम में अगर हम कूलाम बल की बात करें, किसी दूसरे माध्यम में, ठीक है, तो वहां पे क्या फॉर्मूला लगाए जाएंगे? F माध्यम इक्वल टू F निर्वात बटे एप्सिलॉन R। यहाँ पे जो एप्सिलॉन R है ये माध्यम है। ठीक है, दूसरे माध्यम में मान लीजिए अगर हम वायु की बात करें या निर्वात की बात करें तो होती है वो कितनी मानी जाती है 1,
और यही यदि अगर हम अभ्रक की बात करें, अभ्रक की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू मानी जाती है 6। और यही अगर हम पानी की बात करें तो पानी की एप्सिलॉन आर की वैल्यू, मतलब ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है पानी वाले माध्यम की, उसकी मानी जाती है 80। और यही किसी अन्य हम धातु की बात करें तो धातु का जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो कितनी मानी जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा भी दिए जा रहे हैं। मान लीजिए कि पदार्थ कौन कौन से हैं, पदार्थ, और ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू, मान लीजिए वायु हो या निर्वात। तो पदार्थ में अगर हम वायु या निर्वात की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1। और यही अगर हम किसकी बात करें, अभ्रक की, तो अभ्रक की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की 6। और अगर हम पानी की बात करें, पानी वाले माध्यम की, तो पानी में इसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, 80। और इसके बाद अगर हम धातु की बात करें तो धातु में इसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम वही माध्यम की बात कि यदि दूसरे माध्यम आ जाए तो उस कंडीशन में हम कूलाम बल कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पानी का दिया जाए तो आप पानी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, पानी के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर इसके न्यूमेरिकल आपको आते हैं तो आप इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब किसी स्रोत आवेश, ठीक है, स्रोत आवेश के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्रोत आवेश है और इनके चारों ओर का ये क्या हो गया, इनका प्रभाव क्षेत्र हो गया। अब इस प्रभाव क्षेत्र में यदि किसी अन्य परीक्षण आवेश को, मान लीजिए वो परीक्षण आवेश हमारा क्या है, Q0 है, इस स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर यदि किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए तो उस पर एक कूलाम बल का अनुभव होगा, वही क्षेत्र क्या कहला जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो चलिए विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे बात हुई किसकी, परीक्षण आवेश के लाने की। और परीक्षण आवेश जब यहाँ पर आया है तो उस पर क्या लगा है, बल का अनुभव हो रहा है। कौन से बल का, कूलाम बल का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा F, क्योंकि बल का अनुभव हुआ। और किसको लाया गया है, तो परीक्षण आवेश को लाया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकल गया फॉर्मूला, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। तो यहाँ पे वेक्टर E, यहाँ पे E पर वेक्टर क्या शो कर रहा है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ तो बल भी क्या है, सदिश राशि है। तो बल अगर सदिश राशि है तो इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो कि ये क्या है, सदिश राशि है। तो चलिए अब इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक के लिए क्या देख सकते हो कि F के लिए क्या हो गया, न्यूटन, और यहाँ पर Q0 है तो Q के लिए क्या हो गया, कूलाम। तो अगर इसके मात्रक की यदि हम बात करें तो यहाँ पे F का मात्रक हो गया न्यूटन और यहाँ पे आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, इसके मात्रक को हम लिख सकते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र के पहला हो गया क्या, न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। तो इनके दो मात्रक हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी विमा की। किसकी बात करते हैं, इसकी विमा की। क्या है, बल है, और बल का जो विमा होता है वो क्या होता है, बल का विमा कैसे निकलता है, F इक्वल टू ma। m क्या है आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए विमा लिखी जाती है m, और a क्या है, त्वरण के लिए विमा लिखी जाती है L(T⁻²). अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो F की विमा क्या हो जाएगी, mL(T⁻²). तो अगर हम इसको यहाँ पे रख दें mL(T⁻²), और यहाँ पे बात हो रही है Q0 की। Q0 क्या है, आपका आवेश है। तो आप जानते हो कि आवेश बराबर क्या होता है, IT, मतलब धारा गुणे समय। धारा के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर, और समय के लिए क्या हो जाएगा, T। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि जब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL(T⁻3 a⁻1), मतलब विमा जो निकल के आएगी विद्युत क्षेत्र की वो क्या हो जाएगी, mL(T⁻3 a⁻1).
तो जान लीजिए एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की मात्रा बताइए तथा उसकी विमा को बतलाइए। तो इसकी विमा ऐसे निकलेगी। अब देखिए किसी पृष्ठ की बात करें तो किसी पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र निकलता है वो हमेशा ही लंबवत निकलता है। ठीक है, किसी पृष्ठ से जब विद्युत क्षेत्र निकलता है तो वो क्या होता है, हमेशा ही लंबवत ही निकलता है, या लंबवत ही प्रवेश करता है और लंबवत ही निकलता भी है 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि जब अगर हम धन आवेश की बात करेंगे तो धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत बाहर की ओर निकलेगा, और यही अगर हम ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत ही क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें धन आवेश की, अगर हम बात करें किसकी, धन आवेश की, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, लंबवत बाहर की ओर निकलेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं Q इज ग्रेटर देन 0। अब यही अगर हम बात करें किसकी, ऋण आवेश की, अगर ऋण आवेश की बात करेंगे तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, लंबवत प्रवेश करेगा। क्या होगा, लंबवत प्रवेश करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q इज लेस देन 0। तो अब जान लेते हैं, ये तो रही बात किसकी, कि विद्युत क्षेत्र मतलब जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किसी पृष्ठ से किस तरीके से निकलता है, वो लंबवत ही बाहर की ओर निकलेगा और लंबवत ही उसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश, मान लीजिए कि अगर प्लस आवेश रखा जाए तो उस पे जो बल की दिशा होगी उसकी दिशा किस ओर मानी जाएगी। तो आइए उसकी हम दिशा की बात करते हैं कि उसकी दिशा किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, किस तरीके से बताएंगे कि बल की दिशा किस साइड है। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है एक समान। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश रखा हो, क्या रखा हो, धन आवेश रखा हो, तो उस कंडीशन क्या होगा कि इस पर लगने वाला जो बल होगा उसकी भी दिशा किस ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के ही ओर होगी। तो इसकी दिशा, जो बल लगेगा उसकी दिशा किस ओर होगी, इसी दिशा में होगी जिस दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखिए इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। और यदि अगर हम किसकी बात करें, ऋण आवेश की, ये तो हुई किसकी बात, धन आवेश की, कि यदि धन आवेश किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उसकी दिशा किस ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगी। नेक्स्ट अब हम चलिए अब बात करते हैं किसकी, ऋण आवेश की। चलिए ऋण आवेश को देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि ऋण आवेश रखा गया हो तो ऋण आवेश पर लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, मतलब इसकी दिशा इस ओर होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, इस ओर है। तो जो इस पर लगने वाला, आवेश पर लगने वाला जो आकर्षण बल है उसकी दिशा उसके विपरीत दिशा में होगी। तो इसके लिए लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू माइनस क्यू ई, F वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। तो ये रही बात किसकी, दिशाओं की ज्ञान की, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश रखे जाए तो उस पर लगने वाला आकर्षण बल की दिशा किस ओर होगी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो एक फिगर आपके साथ, आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, आई मीन प्लस और ये माइनस। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं
वो क्या प्रदर्शित करती हैं, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को, ठीक है, इस बिंदु पर क्या शो करती हैं, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को। जबकि स्पर्श रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, स्पर्श रेखाएं प्रदर्शित करती हैं क्षेत्र की दिशा को। तो इनके अब गुण की बात कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात कर लेते हैं। देखिए पहला गुण जो इसका होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। पहला गुण क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि ये सतत वक्र के रूप में, मतलब सतत वक्र बनाती हुई दिखाई पड़ती हैं। देखिए ये वक्र के फॉर्म में हो रही है कि नहीं हो रही हैं, यहाँ पे वक्र बनाते हुए हो रही हैं। तीसरा केस क्या है कि कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, या कह सकते हो कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यदि ये बल रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को काट देंगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और ये दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को शो करेंगी, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को दिखाएंगी, जो कि असंभव है। तो इस अकॉर्डिंग क्या बोला गया, तीसरे प्रॉपर्टीज की क्या बोली गई कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि काट दी तो इनकी कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और ये दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को शो करेंगी, जो कि असंभव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कही जाती है, फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ये बंद लूप नहीं बनाती। क्यों बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि देख रहे हैं आप कि ये धन आवेश से स्टार्ट होती हैं और ऋण आवेश पे खत्म हो जा रही हैं, न कि वापस यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे पहुँच रही हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये बंद लूप नहीं बनाती। तो इसके इतने पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये अचालक पदार्थों या कुचालक पदार्थों को पारगमित, मतलब कह सकते हो कि ये कुचालक पदार्थों से पारगमित होती हैं, जबकि चालक पदार्थों से नहीं होती। 8वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि एक बिंदु आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब कहने का ये मतलब है, मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, इससे निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, तो जान लीजिए n = Q/ε0। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एक बिंदु आवेश से हम क्या कर सकते हैं, निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो रही बात कि दो अगर आवेश रहे तो यहाँ पे समझ सकते हो कि प्लस से शुरू हो रही हैं और खत्म हो रही हैं माइनस पे। लेकिन अगर यही बात हम करें कि एकल आवेश हो, मतलब केवल एक आवेश हो, तो उस कंडीशन में बल रेखाएं जो होंगी वो अनंत से शुरू होंगी और अनंत पर ही खत्म होंगी। चलिए तो अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की। तो इसमें देखिए समान परिमाण में परंतु विपरीत आवेश, ठीक है, समान परिमाण के विपरीत आवेश, दो आवेश होने चाहिए। एक समान परिमाण, कहने का मतलब कि समान परिमाण में हो परंतु विपरीत आवेश हो, ठीक है। समान परिमाण मतलब प्लस Q हो तो यहाँ पे माइनस Q हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है यदि ये 3 कूलाम है तो ये भी क्या होना चाहिए, 3 कूलाम होना चाहिए। लेकिन ये प्लस में होना चाहिए तो ये माइनस में होना चाहिए, मतलब विपरीत आवेश हो लेकिन परिमाण में क्या हो, समान हो। तो कहा जा रहा है कि दो समान परिमाण के तथा परंतु विपरीत आवेश जब अल्प दूरी पर रखे जाएं, क्या किए जाएं, अल्प दूरी पर रखे जाएं, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे जाएं, अल्प दूरी पर रखे जाएं तो इनसे बना निकाय ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है, वैद्युत
द्विध्रुव। कहने का ये मतलब है कि दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे जाएं तो इससे बनने वाला निकाय ही क्या कहा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान दीजिए यहाँ पे समान परिमाण में है, मतलब कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी ये 1 ही होना चाहिए, 1 कूलाम ही होना चाहिए। ये अगर 2 कूलाम है तो ये भी आपका 2 कूलाम ही होना चाहिए। तो ये क्या है, परिमाण में समान है, लेकिन इनकी बात किसे है, विपरीत है। यदि एक प्लस है तो दूसरा आपका माइनस होना चाहिए। तो यही बोला गया है कि समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर रख के बनाए जाए, निकाय ऐसा बनाया जाए तो वो निकाय क्या कहा जाएगा, हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। देखिए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो देखिए आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू आवेश है और इनसे जो अल्प दूरी पर रखा गया है, ये दोनों को अल्प दूरी पर रख के एक निकाय बनाया गया है, तो ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब बात हो रही है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आघूर्ण को जान लेते हैं। तो देखिए आवेश के परिमाण, मतलब कहा जा रहा है कि आवेशों के परिमाण तो ले लीजिए, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर p से। किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर p से। वेक्टर शो क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हमारी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब इसके हम बात करते हैं किसकी, मात्रक की देख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अब हम बात करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, जबकि आपने देखा था वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर से शुरू हो रही थी, प्लस से शुरू हो रही थी और माइनस पे खत्म हो रही थी। जबकि अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तो इसकी दिशा किस ओर से होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अब चलिए ये तो बात आपने जान लिया कि ये सदिश राशि है, इसके मात्रक को भी जान लिया। अब इसकी विमा भी जरूरी है, चलिए विमा को जान लेते हैं। तो देखिए क्योंकि विमा क्या हो जाएगी, a t, और a क्या है हमारा, मीटर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं l। तो इसकी विमा अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 1 और a के पावर 1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 1 और a के पावर 1। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर प्रभाव। द्विध्रुव पर प्रभाव। एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं और इसमें क्या किए हैं, वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा एंगल बनाते हुए रखे हैं। क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या किए हैं, थीटा एंगल बनाते हुए रखे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में। देखिए ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो अब बात करते हैं कि इस पर देखिए प्लस क्यू आवेश पर जो बल की दिशा होगी, मतलब जो लगने वाला आकर्षण बल होगा उसकी दिशा किस ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। तो इसकी दिशा किस ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, माइनस क्यू आवेश की, तो इनकी दिशा जो बल की होगी वो इसकी विपरीत दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। इनके बीच की दूरी क्या ली गई है, 2a। इनके बीच की दूरी क्या है, 2a। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप क्या इसमें लिखोगे कि माना कि आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाए
तो उसके प्लस आवेश के कारण जो उस पर लगने वाला बल है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, और यदि माइनस आवेश देखे जाए तो इस पर लगने वाला आकर्षण बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। कह सकते हैं जो विपरीत बल युग्म हैं वो क्या करेंगे कि ये विद्युत द्विध्रुव को घूर्णित करेगा, जिससे क्या इसमें उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये बल आघूर्ण है, यहाँ पे लिख दीजिए अच्छे से, बल आघूर्ण, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, इस फिगर के थ्रू ओ क्यू क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए, तो हम उसमें देख रहे हैं त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में साइन थीटा अगर निकालना हो तो क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना साइन थीटा बराबर। तो लंब इसमें क्या है हमारा, लंब ओ क्यू, लंब क्या है ओ क्यू, और कर्ण क्या है पी क्यू। तो यहाँ पे ओ क्यू निकाल सकता है, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। अब यही वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हो इसको समीकरण 2 नाम दे दो चाहो तो समीकरण 2 से ओ क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में क्या कर रहे हो, रख रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एफ क्या है, देखिए ये प्लस के लिए है, किस आवेश के लिए है, प्लस आवेश के लिए है। तो प्लस आवेश के जगह पे एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, और यहाँ पर ओ क्यू के प्लस पे रख सकते हैं क्या, ओ क्यू बराबर, तो पी क्यू इंटू साइन थीटा, पी क्यू इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हम क्या करें, टाउ इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। पी क्यू हमारा क्या है, 2a के बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। आई थिंक नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो ऊपर ही लिख देती हूँ। इसको मिटा दें। तो देखिए यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू पी क्यू साइन थीटा है, तो अगर हम टाउ इक्वल टू फिगर के थ्रू आप देखे हो कि क्यू ई जो है, ठीक है, क्यू ई तो अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पर पी क्यू के प्लेस पर कितना माना गया था, 2a साइन थीटा। अब हम क्या करें, टाउ इक्वल टू कर दे क्या कि q और 2a को एक साथ ले लें, q इंटू 2a एक साथ ले लें, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, e साइन थीटा। q इंटू 2a क्या है, जान रहे हो, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो सकता है, p, यहाँ पे हो जाएगा e साइन थीटा। तो अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टाउ, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर p इंटू वेक्टर e हो सकते हैं। अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव की, तो मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव अब क्या किया गया है, क्षेत्र के समांतर रखा गया है। क्या किया गया है, क्षेत्र के समांतर रखा गया है। तो उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू हम मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, ये पहला केस है, मान लीजिए क्या है, केस 1।
अगर क्या किया जाए 180 डिग्री रखा जाए तो हम जानते हैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो उस कंडीशन में टाउ हमारा कितना आ जाएगा, बलाघूर्ण जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि केस सेकंड कि मतलब अगर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था वो कैसे रखा गया है, क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र के क्या किया गया है, लंबवत रखा गया है। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखा गया है, ऐसे ये क्षेत्र है आपका। केस में क्या गया है कि इस कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी मानी जाएगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रख दीजिए। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इसकी अधिकतम वैल्यू और ये हो जाएगा इसकी न्यूनतम वैल्यू। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट को हम खत्म करेंगे और फिर आगे चल के आपको न्यूमेरिकल भी इसके कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।